हाँ देखो, आज जो पढ़ेंगे वो है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। अगर क्लासिकल फिजिक्स में देखा जाए तो ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है? मास को। क्लासिकल फिजिक्स में ज़्यादा वेटेज दिया गया किसको? मास को, कि अगर बॉडी में मास है तो ही मोमेंटम होगा, अगर मास नहीं है तो मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में मास को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, किसको वेटेज दिया गया है? वेलोसिटी को, कि अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा, वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम नहीं होगा। अब वेलोसिटी किस में है? मास में वेलोसिटी है तो उसके लिए भी मोमेंटम होगा। एनर्जी अगर फ्लो हो रही है उसमें वेलोसिटी है तो एनर्जी के लिए भी मोमेंटम होगा। तो अगर हम क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन क्वांटम में ये क्या होता है? एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, बट किस में? क्लासिकल फिजिक्स में मास को ज़्यादा वेटेज दिया गया है और क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी को। और इन दोनों को अगर हम लें तो हम ज़्यादा वेटेज किसको देंगे? वेलोसिटी को। क्यों? वेलोसिटी होनी चाहिए, मास है उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए तो मोमेंटम जनरेट होगा। अगर एनर्जी है तो एनर्जी में भी वेलोसिटी होनी चाहिए। जैसे लाइट एनर्जी है, तो जो लाइट एनर्जी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से फ्लो होती है। तो एनर्जी फ्लो होने की अपनी एक स्पीड है, एनर्जी भी अगर स्पीड रखती है तो उसका भी मोमेंटम बनेगा। यानी मास नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी कंपोनेंट क्या है? वेलोसिटी। इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वांटम का है और ये क्लासिकल का है। इसके हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर फोटॉन्स के लिए। फोटॉन्स के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न फिजिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मोमेंटम के आस्पेक्ट में अगर निकालें तो फोर्स मिलता है हमको। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ फोर्स। ये जो फोर्स है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दैट इज dp dt। अगर हम यहाँ से मोमेंटम p को रिमूव करके m × v लिख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा। तो जो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही होता है। तो इसमें से दो पार्ट बन जाएंगे, m इंटू dv dt प्लस v इंटू dm dt। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसमें दो पार्ट बन गए, एक m dv dt और एक v dm dt बन गया। हाँ, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स है। ये जो दो पार्ट बन रहे हैं, ये दोनों पार्ट दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग केवल इसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आजकल जो रॉकेट प्रपल्सन है, रॉकेट प्रपल्सन में इसका इस्तेमाल करते हैं सेकेंड पार्ट। कैसे? देखो, इसमें से जो m × dv dt है, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो dv dt की वैल्यू है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ हो गया। जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे फोर्स हमको मिल रहा है v × dm dt। अब ये dm dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, अगर हम रॉकेट के लिए इस्तेमाल करें, रॉकेट प्रपल्सन, तो रॉकेट प्रपल्सन में इसे निगेटिव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं निगेटिव? देखो, रॉकेट जो होती है उसका पे लोड यानी स्टैटिक लोड, जैसे हम लॉन्चर
पूरी रॉकेट को ला करके और एक साथ खड़ा किए, तो उसके अंदर फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल का अपना मास होता है। बर्न नहीं किया तो उसके पहले कुछ मास होगा, और जैसे ही उसमें आग लगाते हैं, मतलब बर्न करते हैं, तो बर्न होने के बाद फ्यूल क्या होता है, बाहर निकलता है। और फ्यूल रॉकेट से जब बाहर निकलेगा तो रॉकेट का मास कंटिन्यूअस क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसका मास कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा, घटता जाएगा। जैसे जैसे रॉकेट हाइट को जाती है उसका मास कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल है वो यही एक्चुअल में मास है, और फ्यूल बर्न होकर आउट होता रहता है। ठीक है। तो ये जो सेकेंड पार्ट इसका BDMDT है, ये एक्चुअल में रॉकेट प्रपल्सन में यूज़ किया जाता है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है M/2 ये न्यूटोनियन फिजिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हमें और एलेबोरेट करना है। जैसे इस पार्ट को तो और ज़्यादा हमें नहीं तोड़ना है, लेकिन इस पार्ट को और अच्छे से तोड़ना है। तो एक बार आप ये टेबल बना लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको और सिखाते हैं। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है, इसी के बारे में हमें सीखना है। तो लीनियर मोमेंटम हमको पता है, एक बेसिक रूल इसका है, P = m/v होता है, नो प्रॉब्लम। अगर हम इस मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करना चाहें तो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो v वेलोसिटी से मूव करा उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 m × m²v²। m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, तो जो m था वो m² हो गया। या k = 1/2 m, इसको लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। सो 1/2 m, बट दिस टर्म mv इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ p, दैट इज मोमेंटम। तो सो आई कैन से k = p²/2m। if mass is constant, that is one system is used, then I can say k is proportional to p²। मास कांस्टेंट होता ही है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए मास कांस्टेंट है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस मोमेंटम के स्क्वायर की क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल। अब इसमें से दो सिचुएशन ले सकते हो। जैसे फर्स्ट कंडीशन में अगर दो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी या दो स्टेट की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना है, तो इसे लिख सकते हो फर्स्ट स्टेट का लीनियर मोमेंटम रेशियो टू सेकेंड स्टेट का लीनियर मोमेंटम, या K1/K2 इज इक्वल टू P1/P2 होल स्क्वायर। तो इस पे न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद इसका अपोजिट भी आ सकता है। क्या? अगर काइनेटिक एनर्जी p² के प्रोपोर्शनल है, दैट इज लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट ले लिया वैल्यू। अब यहाँ पे अगर रेशियो निकालो P1 और P2 का, तो इसे लिख सकते हैं √K1 रेशियो √K2, या P1/P2 अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इनका रेशियो मोमेंटम का, तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू मोमेंटम की वैल्यू। बिल्कुल ब्रैकेट में लिख के 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 इज दिस वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। सो ये जो आपका एक रिलेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का मिला है, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रेशियो से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं, दोनों जगह से बनते हैं। नोट कर लीजिए। इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करते हैं। इफ P1 रेशियो P2
is equal to 3⁴. Then find k1⁴ हाँ, एक क्वेश्चन ये कर लीजिए। और एक क्वेश्चन अगर ऐसा है कि k1⁴ is equal to 9/16, then find p1⁵p2। तो दो स्टेट के मोमेंटम का रेशियो है, उनकी काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और ये दो स्टेट के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है। सो बहुत सिंपल है। कैसे? देखो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होता है वो मोमेंटम के रेशियो का स्क्वायर वैल्यू होता है। तो फर्स्ट वाले का अगर हम सोल्यूशन लें तो फर्स्ट वाले में हम बोल सकते हैं कि k1/k2 मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ p1/p2 स्क्वायर, and here p1/p2 will be 3/4, and the square root value of this 3/4 will be 9/16. So I can say k1⁵k2 must be equal to 9/16. and जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है। तो हाँ बिल्कुल, तो मोमेंटम का जो रेशियो है p1/p2 वो स्क्वायर रूट वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी के रेशियो का। तो k1/k2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9/16। तो p1/p2 हमको फाइंड आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट 9/16, दैट इज़ p1 3⁴ आ जाएगा। ये आंसर हो गया। यस, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे। अब इस पे क्वेश्चन और बनेगा ना, वो बंदूक वाले, आर्चर वाले बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 4 क्वांटिटीज़ हैं, इसमें 4 राशियां हैं। इन चारों में से किसी को भी 3 को देगा, एक पूछ सकता है, या उन दो के रेशियोज पूछ सकता है। ये आपने नोट कर लिया। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा और बताते हैं। इसमें एक टॉपिक और है, और वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, केस 3। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो मेरी बात सुनिए। नेक्स्ट केस में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है, और ये कंजर्व कब होता है उसके सिचुएशन हमें सीखने हैं थोड़ा सा, और इस पे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। जैसे बैट बॉल का क्वेश्चन बनता है, गन का क्वेश्चन बनता है बुलेट के लिए, ठीक है? तो कैसे क्वेश्चन करेंगे पहले इसे समझते हैं। हमें पता है जो फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बाय द डेफिनेशन वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज एक्सर्ट ऑफ फोर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा गैसियस स्टेट में कि जैसे कोई ट्यूब है, उसके अंदर गैस है, तो जो गैस के मालिक्यूल होते हैं वो प्रेशर की जनरेट करते हैं। तो प्रेशर क्यों जनरेट कर, प्रेशर कैसे जनरेट कर पाते हैं कि गैस के मालिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, और वो जो कंटेनर की वॉल होती है उससे बार बार क्या होते हैं, टकराते हैं। तो जो बार बार टकराने की वजह से उनके मोमेंटम में चेंज आता है, और जो मोमेंटम में चेंज आता है वो मोमेंटम का चेंज क्या क्रिएट करता है, फोर्स। और वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या क्रिएट करता है, प्रेशर। इसलिए ट्यूब क्या होती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। बट अगर हम ऐसा मान लें, इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0, जो एक्सटर्नल फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला उसकी वैल्यू 0 है। सो आई कैन से dp dt इज आल्सो 0। So dp is equal to 0 times dt, and after integration you have to add a constant here. So 1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, p, और ये 0 का तो 0 होना है। ओनली वी हैव व्हाट, कांस्टेंट। सो मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर पाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, 0,
तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 होने पर जो उसका लीनियर मोमेंटम है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेट का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो सेकेंड स्टेट के लीनियर मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। सो P1 इज इक्वल टू P2, सो आई कैन से M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब इस पे हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारे। दैट इज इनिशियल जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब जैसे एक बुलेट है, गन की बात करें, इमेजिन करो ये गन है, यहाँ पे जगह ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मान लो ये गन है, और इसे आपने बुलेट यहाँ से फायर किया गया। अगर बुलेट को फायर करोगे तो बुलेट v स्पीड से मान लो जा रही है, और इस बुलेट का मास क्या है, स्मॉल m, और ये जो गन है उसका मास है कैपिटल M। अब जब ये बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो अपोजिट इसके क्या होगा, यस, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जो मोमेंटम इस बुलेट का है वो मोमेंटम एग्जैक्ट किसके इक्वल होगा, गन के। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गन। सो बुलेट का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी और गन का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से अगर हम देखें तो जो गन है, इस गन में भी क्या जनरेट हो रही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। क्यों, बुलेट का इम्पल्स, ठीक है। इसीलिए जब बुलेट शूट करते हैं ना तो झटका लगता है, ऐसे पीछे की ओर झुक जाते हैं। और जो तोपें होती हैं आजकल, तोपों को आप देखो उसमें शॉकर सिस्टम होता है। आज जैसे गोला फायर होता है जो गोला आगे जाएगा तो जो शॉकर होता है उसके द्वारा उसकी नोजल क्या होती है, इन हो जाती है, तो उस मोमेंटम को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। तो ये लीनियर मोमेंटम में कांस्टेंट की केसेज है, ध्यान में रखिएगा। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट तब होगा जब लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0। और अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के लिए 0 है तो वो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है, या फिर रेस्ट में होगा। यूनिफॉर्म मोशन या फिर रेस्ट में है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0, नेट वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये कंडीशन है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।